Hello guys, welcome back to the channel. You must all be wondering why am I wearing this mask. So let me tell you, today is the first mock test at the Allen and this is one of the things which I need to carry. Apart from this, I have my sanitizer with me and this admit card. मतलब all these precautions were set to by the Allen जब मैंने उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो सम प्रिकॉशंस उसमें बोला गया था कि इफ़ यू विल हैव दिस देन ओनली यू विल बी एंटर्ड. सो इट्स जस्ट एक फॉर्मेलिटी विच आई नीड टू फॉलो. कमिंग ऑन टू द टुडेज डे. सो टुडे पूरा 11th सिलेबस इज़ कमिंग. 11th फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2 months में हमें कैसे सिलेबस ख़त्म करना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड डिस्कस्ड कि फेज़ 1 में वी हैव टू कंप्लीट 50% ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. So as of now, at this level, and there had been days which were very low, or it went waste because cricket was there, there were matches. I got a little bit distracted over there also, but overall it was a decent start. I would say I have completed some chapters. I would not say the 50% of physics or chemistry and biology which we're talking about, but more than 30% we have completed. I'm pretty confident about the chemistry wala part, and biology में human physiology का have started, मतलब I've completed 4 to 5 chapters, and botany में 2 to 3 chapters. So overall 6 to 7 chapters in biology I've completed. I have I'm confident regarding the chemistry वाला part. थोड़ा सा उधर का हो चुका है. I have notes with me. I made notes and pretty much I am confident with it, I would say. And physics ka, I would say it's just based on the past experiences. There were important chapters which I had mentioned earlier, और उनको मैंने पढ़ा है. I had notes पहले के, not so much practice, इसीलिए not so much confident, but still I would go and I would do my best. Let's see how it goes. First test, mock test. Let's meet at the Allen Center. तो आई हैव रीच्ड एलन, और अब तक तो कोई आया नहीं है. लेट्स सी हाउ इट गोज़, और विशिंग माई सेल्फ बेस्ट ऑफ लक. लेट्स सी. सो एनालिसिस से पहले मैंने स्टार्टिंग में बायोलॉजी मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि बायोलॉजी में यू आर वेरी श्योर विद द क्वेश्चन कि आपको आता है या नहीं आता है, सो दैट यू कैन, और वहाँ जल्दी मार्क्स भी आपको मिल जाते हैं. देन केमिस्ट्री फॉलोड बाय फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में आई वांट कि थोड़ा सा माइंड पूरा कूल रहे, कोई जल्दबाजी ना रहे, इसलिए फिजिक्स मैंने लेट में सबसे लास्ट में चालू किया था. सो दिस इज़ द आंसर की जो मुझे मिली थी, एंड इसका रिजल्ट जो है I'll be posting it, जो मुझे 1 से 2 दिन में I'll be getting on the Allen app. तो सबसे पहले मैंने बायोलॉजी सेक्शन से चालू किया था. तो बायोलॉजी में आई एम गेटिंग क्लोज टू 290 मार्क्स आई एम गेटिंग ओवर ईयर. ठीक है, बॉटनी प्लस जूओ मिलाकर, बॉटनी में आई एम गेटिंग अराउंड 142, एंड जूओ में आई एम गेटिंग अराउंड 156. So it would be so I'm getting 298. So 298 biology में I'm getting. So let us look क्या क्या questions मेरे गलत हुए. तो over here I have marked जो +4 है, I've given it a pink highlighter so that I get to know about it. पहला question, slime molds form fruiting bodies under unfavorable condition. So I would say it's a conceptual doubt, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि जो फ्रूटिंग बॉडीज़ है वो कहीं ना कहीं फेवरेबल कंडीशन में, जब कंडीशंस बहुत फेवर होती तब बनता है, बट आई गॉट टू नो कि वो अनफेवरेबल कंडीशन बनता है, फिर वो स्पोर्स बनता है. तो मुझे ऐसा लगा था कि सिर्फ बी करेक्ट है, बट अगेन ए और बी दोनों करेक्ट है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस में बनता है. तो एक मार्क्स यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ रॉन्ग चला गया था. फिर आई वुड से इधर तो एवरीथिंग इज़ ओके. फिर हाँ, आई कैन परफॉर्म, दिस वॉज अ क्वेश्चन जो एक्चुअली ये बोल रहा था कि आइडेंटिफाई हु एम आई. तो ग्रोथ दिखाता है, तो वायरस लिविंग नहीं है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ दिखाते, तो वायरस को मैंने हटा दिया. अब लिविंग एनिमल्स एक था, ठीक है, एक ऑप्शन में कि लिविंग ऑप्शन, लेकिन एक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन था, और ये था कि बट कैन नॉट रिप्रोड्यूस. तो लिविंग एनिमल जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया था. अब मैं इन दोनों में थोड़ा सा
कह सकते हो कंफ्यूज था, लेकिन मैंने लिविंग बैक्टीरियम कर दिया क्योंकि मुझे लगा कॉन्शियसनेस है, क्योंकि लिविंग है, मेटाबॉलिज्म करवाता है, ग्रोथ भी देखने को मिलता है, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन भी है, बट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो आई थॉट कि यार कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चक्कर में नहीं है, इसलिए मैंने ये मार्क कर दिया। बट द आंसर वॉज मे बी एनी लिविंग एंटिटी। एक्चुअली ये मेरे दिमाग में था, बट मेरे दिमाग में आया कि यार लिविंग मतलब तो वो रिप्रोड्यूस तो करना चाहिए, बट मे भी था मतलब पॉसिबिलिटी ये बता रहा है कि उन भी ऑर्गेनिजम्स हो गए जो नहीं भी रिप्रोड्यूस। तो मे मतलब हो सकता है पॉसिबिलिटी। अगर ये मस्ट होता तो ये आंसर रॉन्ग हो जाता, मतलब ये बस एक चॉइस ऑफ ऑप्शन बता रहा है, तो इसीलिए इन्होंने ये मार्क करा है। तो आई वुड से इट इज़ अ प्रिटी गुड क्वेश्चन, जो थोड़ा सा कह सकते हो कॉन्शियसनेस की ज़रूरत थी यहाँ पे, आई वुड से। फिर इधर एवरीथिंग वाज ओके। इधर चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अभी इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन फॉस्फोलिपिड भी था, और देखो सेल मेम्ब्रेन तो क्योंकि वो लाइक स्पेरिकल टाइप होती है तो सिमेट्रिक हो गया, तो मुझे इसका कोई प्रॉब्लम नहीं था इनकरेक्ट में। इंटीग्रल प्रोटीन्स कैन नॉट बी इजीली डिटैच, ये तो ट्रू लग रहा है, मतलब इन दोनों में आई वॉज वेरी मच कन्फ्यूज। फिर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स डू नॉट एग्जिबिट फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ये रॉन्ग है, ये मेरे दिमाग में था। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है वो फ्लूइडिटी करता है, ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था, क्योंकि आई थॉट कि यार फ्लूइडिटी के लिए तो यही फॉस्फोलिपिड्स, मतलब क्योंकि वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं तो इसलिए फ्लूइडिटी, लेकिन इन्होंने इसलिए मुझे ऐसा लगा कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन इन लोगों ने फ्लूइडिटी को सच माना दिया। अब मुझे ये ध्यान में रखना है। एक और चीज़ यहाँ जो है आई वुड से सिली मिस्टेक, आई वुड से, क्योंकि सिली मिस्टेक हो गया नहीं पढ़ने में, कॉन्शियसनेस थोड़ा नहीं था, तो ये इसका रीज़न है। यहाँ आई वुड से कंसेप्शुअल मैं बोलूँगा, क्योंकि मेरा कंसेप्ट इतना बढ़िया नहीं था, लेकिन अभी मैं याद रखूँगा कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो फ्लूइडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ये आप लोग भी याद रखना। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो अगेन अच्छा, एक्चुअली इधर रीज़न ये था इस वाले क्वेश्चन में कि ये हमें बताना था कितने स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। तो डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। गलत है ये, क्योंकि ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन पे हम कह सकते हैं कि कोई पेरिफेरल है या मतलब पेरिफेरल कोई बाहर प्रोटीन इजीली निकाल सकते, तो कोई बाहर होगा तो इजीली निकाल सकते, और इंटीग्रल होगा तो इजीली नहीं निकाल सकते, तो इसलिए ये गलत हो गया। सेल मेम्ब्रेन इज कॉम्पोज ऑफ लिपिड्स दैट आर अरेंज इन मोनोलेयर, बायोलिपिड की लेयर होती है, तो ये भी गलत हो गया। ये सही है कि लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विथ नॉन पोलर हेड बाहर की तरफ होता है, एंड हाइड्रोफिलिक टेल, यही तो ये तो सही है। फिर लास्ट वाला है फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज एंडोसाइटोसिस। अच्छा, मुझे ये लगा था पिनोसाइटोसिस समथिंग रिलेटेड टू वाटर का, ये है ना, फेगोसाइटिस खाना, बट मुझे नहीं पता था कि मैं श्योर नहीं था, बट मैं इसके लिए मतलब मुझे लगा कि यार इसमें ये दोनों रॉन्ग है, बट शायद इसके अलावा इन लोगों ने शायद थर्ड ऑप्शन मार्क किया है, तो आई वुड लाइक टू मतलब रिकन्फर्म करना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा इसको एनसीईआरटी से मुझे रिकन्फर्म करना है, मुझे ये इसका बेटर तरीका होगा। इसके बाद सेल, यहाँ भी ये गलत हो गया था, एक्चुअली यहाँ देखना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला तो पिछले वाले क्वेश्चन की वजह से, आप देखो इधर मतलब देखो इनमें से पूछा है कि मैमेलियन सेल मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में सही क्या है, तो फॉस्फोलिपिड लेयर जो होती है प्रोटीन की कवरिंग होती है, ये जो है सही है, प्रोटीन की कवरिंग। दे कंटेन कोलेस्ट्रॉल टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी, अब यही मुझे लगा कि यार ये सही है, और इसी की वजह से मैंने उधर भी राइट कर दिया था, लेकिन कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी नहीं, फ्लूइडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए ये गलत हो गया। ओनली ए इज़ द करेक्ट आंसर, इसीलिए ये वाला भी मेरे मार्क्स यहाँ चले गए थे। बायोलॉजी में कुछ ज़्यादा गलती होगा आई वुड से, यहाँ तो नथिंग इज़ देयर, सो यहाँ भी नहीं है, यहाँ अच्छा यहाँ एक गलती हो गई है, आई नीड टू चेक विद दिस, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। पहले में क्या दिया हुआ है कि इन एरो ये मुझे देखना पड़ेगा, एनसीईआरटी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक्चुअली इसको मैं कंसेप्चुअली डाउट करूंगा, क्योंकि अब तक आई एम नॉट क्लियर। एक बार मुझे जब मैं चैप्टर पढ़ूंगा कौन सा है ये, रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस सबस्ट्रेट, ये रेस्पिरेशन का चैप्टर के क्वेश्चन है, तो मुझे इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन। डू लेट मी नो इसका आंसर क्या हो, क्योंकि आई हैव नॉट क्रॉस चेक एनसीईआरटी के थ्रू नहीं किया है, मैं इसको कल और अच्छे से करूँगा जो मेरे क्वेश्चंस गलती हुए हैं, बट ये कंसेप्चुअल डाउट है, ये मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बॉटनी में मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 से 3 चैप्टर्स किए थे, तो आई वॉज नॉट वेरी श्योर विद दिस, इसीलिए बॉटनी में आई वुड से 142 इज आई वुड से नॉट सो गुड स्कोर। सो विद दिस मेरे कुछ कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए मेरे,
बॉटनी में मेरे यहाँ 6 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हो गए। मैंने 37 मेरे सही थे, 6 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, क्लोज टू 142 इसमें आया। सो आई वुड से थोड़ा और बेटर हो सकता था इसमें, क्योंकि बहुत सारे सिली मिस्टेक्स थे, कंसेप्चुअल डाउट थे। अब वी वुड कम अक्रॉस जूलॉजी। तो जूलॉजी 136 से चालू होता है। तो जूलॉजी में मेरे कंपैरेटिवली बढ़िया पेपर गया है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया था, मैंने फ्रॉग नहीं किया था, तो फ्रॉग के वजह से मैंने ये क्योंकि चैप्टर ही नहीं किया था, तो आप बोलना ये तो मैंने तुक्का ही लगाया था, तो ये तो मैं बोलूँगा तुक्का लगा दिया, और तुक्का मेरे को लगा सही होगा। तो क्या बोले इसको, कंसेप्चुअल तो बोल नहीं सकते, अगर रीड करना पड़ेगा तो ही इसका कुछ ना कुछ हो पाएगा। तो कॉकरोच मैंने नहीं पढ़ा था, कॉकरोच और फ्रॉग, बट मैं क्योंकि कॉकरोच नहीं पढ़ा था तो ये वाला भी क्वेश्चन लगे हाथ दोनों गलत हो गया यहाँ। तो ये दोनों क्वेश्चन मेरे कॉकरोच से, आई वुड से कॉकरोच पढ़ना पड़ेगा, कॉकरोच एंड फ्रॉग, क्योंकि ये दोनों मेरे को चैप्टर ख़त्म करूँगा। तो मैंने एक्चुअली इधर ना थोड़ा सा डिपेंडिंग अपॉन क्या याद आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा एलिमिनेशन करने की कोशिश कर रहा था, बट वर्क नहीं किया। तो 2 क्वेश्चन मेरे वहाँ रॉन्ग हो गए। उसके बाद एक ये रॉन्ग हो गया, नेचर ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट अमंग दी डिपेंडिंग, मतलब जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो एनिमल्स, वो कौन सा तरीके का नाइट्रोजनस वेस्ट बनने वाला है, ये कैसे डिपेंड करता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अगर वाटर ज़्यादा है, अवेलेबल है तो अमोनिया होता है, और कम है तो यूरिक एसिड होता है। मुझे लगा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर भी डिपेंड करता है, बट मतलब बोथ 1 और 2 जब जब दिखते हैं हम लोग ज़्यादातर एक्साइट हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने बोथ 1 और 2 मार्क कर दिया। तो आई वुड से इट इज़ अ सिली मिस्टेक, मैंने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा, आई शुड हैव थोड़ा सा गौर करना चाहिए था। तो इसके साथ बोथ 1 और 2 गलत है, एंड आंसर सिर्फ इस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर डिपेंड करता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ रॉन्ग हो गया, और कोई गलती, और सो एक ये हो गया, 2 ये हो गया, और 1 2 3 क्वेश्चन गलत हो गए, और एक ये क्वेश्चन गलत हो गया। इधर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, शायद मैंने इधर मार्क सही से नहीं किया। सेरिब्रम जो है वो ट्रांसवर्सली के जगह, मेरे ख्याल से, मेरे को एक्चुअली इसमें लग भी रहा था कि लॉन्जिट्यूडनली, बट मैं थोड़ा डायरेक्शन में, मतलब ट्रांसवर्स मुझे लगा परपेंडिकुलर ही होगा और उसको इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, तो मुझे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम लगा। मैं इसको बोलूँगा लैंग्वेज नहीं समझा मुझे, लेकिन मैं याद रखूँगा कि इसमें लॉन्जिट्यूडनल आना चाहिए, ट्रांसवर्स नहीं आना चाहिए। बाकी ये तो सही है, तो मैंने कर दिया था कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लेकिन इसका आंसर ये है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो एक्चुअली मैंने बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और जूलॉजी में आई वुड से, सो जूलॉजी में मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और मेरे 4 क्वेश्चन गलत गए, तो मुझे 156 मिला। तो इसी के साथ जो मेरा बायोलॉजी था वो मेरे को 298 इस तरीके से स्कोर आया। आई थॉट कि कॉकरोच और फ्रॉग, अगर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ह्यूमन फिजियोलॉजी में करके गया था, तो क्योंकि मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लिया था, इसीलिए मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी करने की वजह से क्या हुआ कि मेरा जूलॉजी का सेक्शन बहुत अच्छा चला गया, लेकिन जो बॉटनी का सेक्शन था मेरा, तो केमिस्ट्री मैंने आपको बताया ऑल दिस साइन अच्छा गया पेपर। यहाँ में तो देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, कुछ गलत क्वेश्चन नहीं गए। ओवर ईयर ऑल्सो कुछ गलत क्वेश्चन नहीं गए। एक्चुअली जब मैं चेक कर रहा था ना, तो उनको बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि कुछ गलत नहीं, सही हो रहा था, तो मैं शॉक हो रहा था। अच्छा, मैं क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ, मेरे को एक ना आपको ये बताने का, मेरी क्वेश्चन 61 पे देखो, ये वाला क्वेश्चन मेरे को आता ही नहीं था, फिर भी मेरा ये सही था। अब आप इसको कैलकुलेटेड तुक्का बोलो या कुछ भी बोलो, देखो क्वेश्चन पढ़ो। पीएच है एक वीक एसिड का, ठीक है, और 4.50 है, तो उसको न्यूट्रलाइज किया गया है NaOH के साथ, मतलब NaOH से ज़्यादा वीक एसिड, समझो कि जो वीक एसिड है वो 2 मोल्स है और इसका 1 मोल बचा हुआ है, ठीक है। इसके 1 मोल ने इसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया और उसका एसिड कंटेंट 2 से 1 कर दिया, मतलब हाफ कर दिया। फिर पीएच क्या होगा? अब एक्चुअली मुझे ना इसको समझ नहीं आता कैसे सॉल्व करूँ, लेकिन देखो, जब एसिड कंटेंट बढ़ जाता है तो पीएच जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ एसिड कंटेंट कम हो गया है तो पीएच क्या होगा? बढ़ जाएगा, मतलब 4.50 से बढ़ना चाहिए, तो 4.50 गया। अगर 8 आ जाएगा तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन हो गया, लेकिन अभी भी H+ है सोल्यूशन में, इसका मतलब वो एसिडिक है।
7 हो गया मतलब न्यूट्रल, तो बचा क्या 6 pH। इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है, तो जस्ट एक कैलकुलेटेड आप कह सकते हो लॉजिक, जिससे ये आंसर आ गया है। इसको मुझे वापस से देखना पड़ेगा टू सॉल्व अच्छे से एक बार इसका आंसर। बाकी ओवर एवरीथिंग इज राइट। ओवर दिस साइड एवरीथिंग इज राइट, दिस साइड ऑल्सो एवरीथिंग इज राइट, ओवर हियर ऑल्सो एवरीथिंग इज राइट, यहाँ भी सब सही है। यहाँ में ये प्रॉब्लम ये हो गया था, मेरे को ना डिस्टॉर्टेड, मतलब मैं ना एक्चुअली इसमें आप बोलोगे सिली मिस्टेक हुआ है ये मेरा। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सिली मिस्टेक का रीज़न ये है कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में, ये जो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बता रहे हैं ना, ये होता है sp3d3 और ऑक्टाहेड्रल होता है sp3d2। तो जब ऑक्टाहेड्रल आया तो मेरे को लगा sp3d2, इसीलिए मैंने ऑप्शन जो है वो सेकेंड मार्क कर दिया। लेकिन sp3d3 है, मतलब इसका होना चाहिए 1/2, जो इसका फॉर्मूला है 8 + 6 14 / 2 विच इज़ 7 विच इज़ sp3d3। तो XCF6 इसका सही आंसर है, क्योंकि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d3 होता है। मैंने ऑक्टाहेड्रल समझ के ये वाला मार्क कर दिया, तो ये एक मेरी गलती हुई। यहाँ एक क्वेश्चन गलत चला गया मेरा, राइट। और एक यहाँ क्वेश्चन मुझे ये गलत चला गया। तो दिस आई वुड से कि कन्फ्यूज़ था मैं, क्योंकि एक्चुअली ये था कि इस पर चार्ज पूछा था। देखो इन दोनों पर तो चार्ज होता नहीं है। अब मेरे दिमाग में ये था, मैं इसको और इसको लेके कंफ्यूज हूँ, ठीक है। अभी भी मुझे ये डाउट है, तो मैं इसको डाउट ही में रख दूंगा, सर से पूछूंगा। तो 2 क्वेश्चन मेरे इधर गए, और एक क्वेश्चन जो है वो मेरा ना OMR का गलती हो गया था, जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो 3 क्वेश्चन गलत आई वुड से, ठीक है। और 140 मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, तो 160, तो 40 मैंने सही किए, तो 40 × 4 इज 160, और 3 क्वेश्चन मेरे गलत गए, तो मुझे केमिस्ट्री में 157 मिला, विच इज़ अ ओके स्कोर आई वुड से। मतलब मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा सा अच्छा लेवल का आया था। आप लोग भी सॉल्व करके मुझे बताना हाउ मच डू यू गेट इन योर केमिस्ट्री का मार्क्स। लास्ट बचता है फिजिक्स का, तो एक्चुअली मैंने होप छोड़ दिया था, बट ठीक है। क्योंकि देखो मुझे वैसे तो फिजिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बट क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, सो आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट विद इट। तो यहाँ तो नथिंग इज़ रॉन्ग, यहाँ भी कुछ गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ भी कुछ गलत नहीं है। यहाँ एक प्रॉब्लम ये हो गया था कि मुझे ये डाउट है कि मुझे नहीं समझ में आता है कि mg और इसका डायरेक्शन, तो ये डाउट है, मुझे सॉल्व करना है। फिर भी मैंने थोड़ा सा लॉजिक ला के दिया, लेकिन डायरेक्शन कुछ गलत हो गई, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस कुछ गलत हो गई, इसीलिए जो है ये वाला क्वेश्चन डाउट है, मुझे ये सर से पूछना है। सेंटर ऑफ मास, ये वाला 15 क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास हमेशा किसके अबाउट 0 होगा। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है और जहाँ पर होल मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो उनमें से, इन सब में से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो क्वांटिटी हमेशा 0 होती है। तो मुझे लगा टॉर्क जो होता है वो आर पर डिपेंड करता है, r×f होता है। अगर सेंटर ऑफ मास से लिया तो वो 0 होना चाहिए, बट ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है, तो इसको मैं डाउट ही सेक्शन में रखूँगा। तो ये दोनों यहाँ रॉन्ग हो गया, बाकी यहाँ में यही सही है। एक्चुअली इसका देखो प्रॉब्लम ये ना, इसका मैंने पूरा फॉर्मूला सब किया और 19% आ रहा है चेंज, बट आंसर इन्होंने इंक्रीजेज मोर बाय 19%, और मुझे एग्जैक्टली 19% आया है इंक्रीज का। तो मुझे ये समझ में नहीं आया। तो आई वुड से कि अभी मुझे ये मैं डाउट में हूँ या कंफ्यूज में हूँ, क्योंकि आप लोग जब इसको सॉल्व भी करोगे ना, ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, जब आप लोग सॉल्व भी करोगे ना, तो आपको 19% आएगा और इसका इंक्रीज भी आएगा। लेकिन मोर देन 19% मतलब कैसे पता चलेगा? 19% मुझे एग्जैक्ट वैल्यू आई थी, तो मुझे ये पूछना है। और यहाँ में मुझे ये मतलब मैं इसको बोलूँगा कंसेप्चुअल डाउट है, मुझे नहीं समझ में आता ग्राफ से एमिसिविटी कैसे कंपेयर किया जाता है। मैंने कोशिश की, मुझे ऐसा लगा समझ में आ रहा है, तो इसीलिए ये। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, एक और चीज़ मैंने ना ये मतलब जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो इन्होंने ये जो dy है, मतलब ये dt/t है। dt/t मतलब रेट ऑफ कूलिंग ऑफ टेम्परेचर विद टाइम। और यहाँ ना मेरे को ऐसा लगा कि टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो टाइम के ये जो मैंने पढ़ते समय, क्योंकि मैंने एक ऐसा ग्राफ देखा था, तो जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि समय बहुत कम था, तो मैंने ना ये वाला मार्क कर दिया, क्योंकि टाइम के साथ वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे बनाता है, लेकिन टेम्परेचर के बाद वो लीनियर होता है। तो इसीलिए ये मेरी गलती हुई, सिली मिस्टेक है ये मुझे इम्प्रूव करना पड़ेगा फिजिक्स में, ताकि ऐसे मिस्टेक्स ना हो। ये मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, मतलब 2f की जगह f/2 आ गया था, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक है मेरा। तो यहाँ एक मार्क्स, मतलब यहाँ क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। यहाँ एवरीथिंग इज राइट जो किया। यहाँ वाला मैंने आई वुड से अटेंटिव नहीं था बहुत ज़्यादा,
सिली ही आप मान लो, क्योंकि ये वाला मुझे समझ में भी, मतलब मैंने इधर से सेम पॉइंट पर निकाला था लेकिन मैंने सारे ऑप्शंस को कंपेयर नहीं किया, तो मैं इसको घाई में नहीं कर पाया ये वाले क्वेश्चन को। और बाकी सो फिज़िक्स में कम भी अटेम्प्ट हुए, समय का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, थोड़ा सा लेंदी था कैलकुलेशन वाइज, तो फिर भी मेरे 25 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे जो सही थे, और 7 क्वेश्चंस गलत हो गए यार, मतलब इधर ज़्यादा गलत हो गए, इसके वजह से 93 आया। सो 93 इन फिज़िक्स। केमिस्ट्री में आई गॉट 157 और बायोलॉजी में 298। सो दिस वाज फिज़िक्स, दिस वाज केमिस्ट्री एंड दिस वाज बायोलॉजी। सो ये हो गया 18, 9 + 1 9 9 18 + 1 19, और ये हो गया 24, और ये हो गया 548। 548 आई एम गेटिंग। आई होप नेक्स्ट वाला और बढ़िया होगा। प्लीज़ लेट मी नो विच कौन से क्वेश्चंस आपको इजी लगे, कौन सा क्वेश्चंस आपको हार्ड लगा, एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ मी till the next paper. I'll be, if you all want, please let me know. I'll be sending the Allen का पेपर का PDF solution wise आपके पास। बाकी मिलते हैं, टेक केयर।